Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. जब सेहत अड्डे की आज शुरुआत हुई थी तो एक व्यक्ति थे ऑडियंस में जिन्होंने कहा था कि फ़िज़िकल हेल्थ की बहुत बात होती है और मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती। और फिर मैंने कुछ कहा था कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, माइंड प्लस बॉडी ज़रूरी है उसे समझना ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच हम हेल्थ के फील्ड में अपना पाएँ। तो इन्हीं सब पर बातें करेंगे। तमाम वो चीज़ें जो हम सुनते आ रहे हैं, आज तमाम सेशंस में हमने सुनी कि स्ट्रेस जड़ है, इस बीमारी की स्ट्रेस जड़ है, उस बीमारी की स्ट्रेस जड़ है, स्ट्रेस की क्या जड़ है। डॉक्टर प्रवीण आज हमारे साथ है, वो साइकेट्रिस्ट है, और डॉक्टर उपासना हमारे साथ है, वो साइकोलॉजिस्ट है। ये भी बड़ा कॉमन सवाल होता है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या इलाज करते हैं, इलाज का क्या अप्रोच होता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे सवाल हैं, बट बड़े ज़रूरी सवाल हैं, ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो चीज़ें हम खुलकर बोल नहीं पाते, जिन्हें बोलने में जैसे सेक्सुअल हेल्थ में शर्म आती है, कहीं ना कहीं हमें अपनी वीकनेस बता के हम छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रवीण आपसे पूछना चाहूँगी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में, चाहे आप सोशल मीडिया पर भी बहुत देख लें, इनका बड़ा चलन है। लेकिन डिप्रेशन के कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो ओवरलुक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बड़ी आसानी से किसी को आलसी कह देते हैं, लेकिन आलसी भी शायद डिप्रेशन का एक साइन हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे उन ओवरलुक्ड साइंस? जवाब देने से पहले मैं मेंटल हेल्थ की जो समस्या है उसके बारे में एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे बढ़ती है। जैसे अभी हमारा सेशन शायद 25 मिनट का था, तो द्विवेदी जी ने आके उसको 20 मिनट का कर दिया। तो आमतौर पे होता ही है कि फिज़िकल हेल्थ वाले लोग 5 मिनट हमारा ले जाते हैं और द्विवेदी जी हमारे से काट लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ जरा। हाँ, सो बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेंटल हेल्थ के रिसोर्सेज को ऐसे निकाला जाता है। तो हाँ, आपका सवाल था कि डिप्रेशन के कैसे लक्षण ओवरलुक हो जाते हैं। देखिए, समस्या क्या है ना कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम को आधी जनता मिनिमाइज़ करती है और आधी जनता मैक्सिमाइज़ करती है। उसका मतलब क्या है कि आलस होना अपने आप में डिप्रेशन नहीं हो सकता। आलस होना या फिर जिसको हम लैक ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है, बट अपने आप में वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन बीमारी बोलने के लिए आपको कई सारे सिम्टम्स एक साथ मिलने चाहिए, जिसके बाद आप उसको डिप्रेशन बोलते हैं। बट मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, यदि मन अधिकतर उदास रहता है, यदि काम में मन कम लग रहा है, यदि नींद की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, भूख खराब हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली यदि मन में आत्महत्या के विचार या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो ये 4-5 चीज़ें अगर हैं तो फिर एक रेड फ्लैग है कि शायद आप क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, समस्या क्या है ना, कभी कभार उदास होना तो हम सबके साथ होता है, हम सब कभी कभार उदास होते हैं। लाइफ में कभी कुछ ख़राब हो जाए तो थोड़े लंबे समय के लिए भी आप थोड़े उदास रह सकते हैं। वहाँ से क्लिनिकल डिप्रेशन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो थोड़ा फ्लूइड भी है। फ्लूइड मतलब कि बहुत एक कोई क्लियर कट नंबर नहीं है कि 10 से पहले डिप्रेशन नहीं है, 10 के बाद डिप्रेशन है। तो यहाँ पे ही बड़ी ज़रूरत रहती है साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की कि आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं, और उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर उपासना, मैं यही ओवरलुक्ड साइंस एंग्जाइटी के केस में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति बैठा है और वो फिजिट कर रहा है, या वो लगातार अपने पैर हिला रहा है, या फिर कुछ भी हाथ में है उसे बार बार खोल बंद कर रहा है, जैसे पेन हो गया, पेन का कैप हो गया, और ऐसे कई सारे साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो एंग्शियस हो रहे हैं, कई लोगों को पता नहीं चलता उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है या एंग्जाइटी अटैक आ रहा है। तो उसमें भी वो जो ओवरलुक्ड साइंस है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगी कि हाँ, एंग्जाइटी ये हो सकती है, और कैसे हम थ्रू थेरेपी और थ्रू मेडिसिन हम कैसे उसका इलाज करा सकते हैं, या क्या अप्रोच रख सकते हैं ताकि हम उसे सही कर पाए? अगेन, ओवरलुक जो साइंस है एंग्जाइटी के, अगर हम एंग्जाइटी की बात करें, एंग्जाइटी है घबराहट बहुत महसूस होना। अब घबराहट हम सबको महसूस होती है। मुझे याद है पिछली बार एक बार मैं स्टेज पर थी, और जैसे ही मुझसे कोई सवाल पूछने वाला था, मेरी घड़ी ने ऐसे टिंग 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 करा था, हाई हार्ट रेट, विच मीन्स धक धक हो रहा है। एंड हम सबको स्टेज पर बात करने में, जाने में कुछ धुक धुकी होती है। तो कुछ कॉमन साइंस जो हैं एंग्जाइटी के, वो यही है कि हार्ट रेट आपका फास्ट हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना, कई लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वो सब हम एंग्जाइटी के एक लक्षण बताते हैं, जिससे लोगों को फिज़िकली भी काफ़ी सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ रहा है,
हाथ कांप रहे हैं, सब कुछ कांप रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है। कई बार एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को वैसी टाइप की एंग्जाइटी फील होती है। पर आपका सवाल जैसे ये है कि ओवरलुक्ड साइंस क्या है। कभी कभार हम देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, हाई फंक्शनिंग, या हम परफेक्शनिज्म की जिसे बात करते हैं। कई बार परफेक्शनिज्म इतना ज़्यादा होता है कि आप शायद काम नहीं कर पाते या शुरुआत नहीं कर पाते या आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से काम या तो एकदम अच्छा परफेक्ट होना चाहिए या वो नहीं हो सकता। सो दैट कुड ऑल्सो बी एट टाइम्स, अगेन जैसे सर ने बताया कि सिर्फ परफेक्शनिज्म अपने आप में एंग्जाइटी नहीं होगा, पर आउट ऑफ ऑल दोज सिम्टम्स परफेक्शनिज्म अगर बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक दैट माइट जस्ट कम नॉट एज अ वेरी सिम्टमोलॉजी एंग्जाइटी, उसके लिए शायद लोग सर साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं, बट परफेक्शनिज्म कैन बी लुक्ड अंडर कि अंडरलाइन शायद एंग्जाइटी है जिसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है एज सच, पर दैट कुड बी वन ऑफ द ओवरलुक्ड साइंस ऑफ एंग्जाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया। परफेक्शनिज्म के बारे में मैं एक चीज़ अभी हाल फिलहाल में पढ़ रही थी कि इट्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हम बचपन से वैसे ही हमें वो केयर या अटेंशन नहीं मिली, तो हमने सोच लिया कि अब हम परफेक्ट अवतार अपना लेंगे, तब हमें लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं इन सब चीज़ों में, मैं खुद मेंटल हेल्थ एडवोकेट हूँ, तो हाँ मुझे पढ़ना पसंद है, मैं अपने दर्शकों को बता रही थी। डॉक्टर प्रवीण, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं, और आजकल तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वी हैव बहुत छोटा अटेंशन स्पैन हो गया है हमारा। हालांकि लल्लन टॉप के दर्शक अभी भी हमारा गेस्ट इन द न्यूज़ रूम देखते हैं जो 3-3 घंटे का होता है और उनकी तारीफ़ करते हैं, तो वहाँ हम एक अपनी जीत मानते हैं। लेकिन स्टिल बहुत सी जनता कॉन्स्टेंटली वो 15 मिनट की, और कई बार कहा जाता है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और वो अटेंशन स्पैन ना सिर्फ हम वो लाइफ के और भी बहुत चीज़ों में, जैसे पढ़ाई हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, और भी अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ, उसमें भी वो अफेक्ट करता है। तो ये क्यों होता है और इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? कोई प्रैक्टिकल तरीके अगर आप बता पाएँ। देखिए, अटेंशन स्पैन हमारा सडनली कम नहीं हुआ है। सो इट्स अ लर्न बिहेवियर, है ना। ग्रेजुअली हमने इसको सीखा है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया का अगर आप देखें किस प्रकार से सोशल मीडिया चेंज हुआ है, तो शायद यूट्यूब सबसे पहले आया था, हम लोग लंबे लंबे वीडियोस देखते थे, 15 मिनट के, 20 मिनट के। फिर कुछ टाइम बाद छोटे वीडियोस आने लग गए, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स आने लग गई, टिकटॉक आ गया। तो आप देखेंगे वो जो एक ट्रांजिशन है वो जानबूझ के 30 सेकंड की तरफ किया गया है। जैसे यूट्यूब ने अब शॉर्ट्स निकाल दिया, वो भी छोटा वाला पार्ट है। अब है क्या कि वो जो आपका स्क्रॉलिंग है वो आपको ना रेगुलरली कुछ नया दे रहा है। अगर आप ये सोचें कि इंसान के लिए सबसे डिफ़िकल्ट इमोशन इस टाइम पे क्या है, आप सोचिए क्या है। सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ से परेशान होते हैं? बोर्डम से। अगर आप दुखी हैं तो फिर भी चलता है, अगर आप गुस्से में हैं तो फिर भी चलता है। बोर्डम हमसे बर्दाश्त नहीं है इस टाइम पे, राइट। तो उस बोर्डम को ख़त्म करता है वो 30 सेकंड, राइट। तो आप करते करते अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर लिया कि वो 30 सेकंड के बाद आप अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब आप पूछ रहे हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। अब मैं एक टीचर भी हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। मैं कई बार उनसे बात करता हूँ कि कैसे एंट्रेंस पास किए जाएँ, तो मैं उनको अक्सर एक सोल्यूशन देता हूँ जो कि हम लोग अल्कोहल डिपेंडेंस में यूज़ करते हैं या सब्सटेंस यूज़ में यूज़ करते हैं। मैम करती होंगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो मान लीजिए एक पेशेंट हमारे पास आए, वो 20 साल से अल्कोहल ले रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, दवाई देके हमने छुड़वा दिया है। अब प्रॉब्लम है कि वापस उस पर ना जाएं, तो क्या किया जाए? तो हम उनको बोलते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में जाना ही नहीं है जहाँ पे आपके रिलैप्स होने के चांसेस हैं। जैसे आप उस ठेके वाली रोड से मत गुजरिए, आप उस पार्टी में मत जाइए जहाँ पे कि बाकी लोग ड्रिंक कर रहे हैं। सिमिलरली उसी को अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप वो 30 सेकंड वाली चीज़ से बचें, तो आप ये मत करिए कि मैं फ़ोन टेबल पे रखूँगा लेकिन मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा नहीं, वो हो नहीं सकता। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इंस्टाग्राम पे जाना अपने लिए मुश्किल करना पड़ेगा। पर्सनली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेरे पास 2 फ़ोन है। एक फ़ोन पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब है जिसको मैं यूजुअली अपने बेडरूम में रखता हूँ, और जो मेरी स्टडी है जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें सोशल मीडिया में नहीं रखता, क्योंकि विल पावर जो है वो तो फाइनाइट है। अगर मैं सोचूँ कि मैं देखूँगा नहीं तो हो नहीं पाएगा। सो जस्ट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, अपने लिए मुश्किल कर दीजिए सोशल मीडिया पे जाना। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, ऐप को हटा दीजिए। हर बार आपको अगर इंस्टाग्राम पे जाना है तो हर बार आपको यूज़र नेम डालना है, हर बार आपको पासवर्ड डालना है। वो जो 20-30 सेकंड का मौका आपको मिलता है उसमें आप वापस आ सकते हैं। मुझे तो लगता है आदत इतनी होगी हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। बट आपको देखिए वो जो 30 सेकंड मिलेंगे ना, जब आप वो कर रहे होंगे, हो सकता है 50% टाइम आप वापस आ जाए।
तो अब कंसंट्रेशन एक दिन में इम्प्रूव नहीं होगा, आपका ख़राब भी वर्षों में हुआ या महीनों में हुआ, वो जर्नी वैसे ही रहेगी। कोई मोटिवेशनल स्पीकर से सुन के या कोई एक ऐसा वीडियो देख के अगर आपको लगे कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखेंगे तो आप इसको जल्दी ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर उपासना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह का शेम साइकिल हेल्प मांगने को लेकर बनाया हुआ है हम लोगों ने कि हम कैसे हेल्प मांग लें, वी आर सेल्फ हाइपर इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और ये छोटी सी परेशानी ही तो है, ऐसा करके हम कई मेंटल हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये स्टिग्मा कैसे कम हो कि साइकेट्रिस्ट के पास जा पाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जा पाएँ, थेरेपी को अपना पाएँ, या फिर दवाई, अगर मेंटल हेल्थ कंडीशन उस तरह की है तो दवाई भी करवा पाएँ। ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये कैसे स्टिग्मा? जैसे आप कर रहे हैं अभी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, जैसे ललन टॉप एंड अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, बहुत सारा न्यूज़ में आने लग गया है, ये कॉन्वर्जेशंस को हमने नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, एंड आई एम श्योर सर का भी एक्सपीरियंस होगा, पिछले कुछ सालों में people have started coming to the psychiatrist and the psychologist। मैं अमेज हो जाती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, आप क्या उनको हेल्प करेंगे। 21-22 साल के जो बच्चे हैं, मतलब जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे 21-22 साल के हैं, वो जब मुझे कॉल करते हैं ना टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर देयर चाइल्ड, दैट्स बिकम माई प्रोग्रेस मीटर। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे आते थे छुप छुपा कर, स्कूल काउंसलर के पास भी जाते थे और बोलते थे मम्मी को मत बताना नहीं तो डांट पड़ जाएगी, और अब पेरेंट्स आने लग गए हैं। तो ये शेम है, स्टिग्मा आज भी बहुत है, बट हम जितना एडुकेट कर रहे हैं इन मंचों पे इस बारे में बात करके, जितना हम सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, आई थिंक सर बहुत कॉन्वर्जेशन करते हैं अबाउट द फैक्ट कि दवाइयों को लेकर बहुत मिथ्स हैं, तो उसके ऊपर जो हम अगर जितनी मिथ हटा सकें, दैट हैज़ बिन हेल्पफुल। थेरेपी किस काम में काम आती है, नॉट नेसेसरीली अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या कोई बहुत मेंटल सिवियर इलनेस है तभी आपको थेरेपी पे जाना चाहिए, नहीं। डे टू डे मेजर बेसिक स्ट्रेसर्स के टाइम पर भी इफ़ यू कैन यूज़ थेरेपी, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू बिकॉज इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पर्सनल ग्रोथ एज वेल। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम अपने ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे। बॉडी प्लस माइंड, हम जो अप्रोच, मुझे लगता है हम बड़ा सेपरेट करके इनको देख लेते हैं, लेकिन जितना मैंने जाना समझा है और जितना आज सुना भी है, उसमें बार बार इस बात का जिक्र आ रहा था कि स्ट्रेस मैनेज करें तो ये नहीं होगा, ये बीमारी नहीं होगी, दिल की बीमारियां नहीं होंगी, हाइपरटेंशन नहीं होगी, और भी जिस बारे में भी हमने बात की, स्ट्रेस एक ज़रूरी, एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था उसका। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसा हमारा दिमाग चल रहा है वैसा हमारा बॉडी पर असर हो रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता पाएँ और एलैबोरेट कर पाएँ, ताकि हम इन दोनों को एक ऐसे सेपरेट एंटाइटी करके ना देखें, बल्कि एक होलसम स्ट्रक्चर की तरह इसको देख पाएँ। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी ऐसी बीमारियां ऐसी आ रही हैं जिनका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है। जैसे कि किसी इंसान को अगर अस्थमा का परेशानी है तो शायद उसके लंग्स में इतना प्रॉब्लम ना हो, पर कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज कैन ऑल्सो एग्जिबिट बिहेवियर्स और सिम्टम्स जो आपकी शारीरिक बीमारियों के जैसे होते हैं, पर उनका कॉज अक्सर साइकोलॉजिकल ज़रूर होता है या मानसिक स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है, और उनको हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका प्राइम मोटिव बन जाता है। और जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं जिनके लिए आपको हेल्प चाहिए, वो फिज़िकल आप हेल्प उसकी लेंगे ही लेंगे, बट साथ ही साथ आपको मैनेज करना अपना स्ट्रेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी इसी बारे में। नहीं, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर उपासना ने। देखिए, जैसे IBS एक बहुत कॉमन समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आपके जो सिम्टम आएंगे, पेट खराब है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कारण शारीरिक नहीं है, पेट में कुछ नहीं हुआ, आपके GI ट्रैक्ट में कुछ नहीं हुआ, एंग्जाइटी है, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रही है। देखिए, ऐसे मान लीजिए किसी को एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी का एक सिम्टम है मसल टेंशन इंक्रीज हो जाना। अब मसल टेंशन इंक्रीज होगी तो आपको टेंशन हेडेक के साथ आ सकता है, इंसान रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, पेट पे फर्क पड़ रहा है। इनफैक्ट आप ये मानिए, ब्रेन के बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे GI ट्रैक्ट में होते हैं। तो आपका जब भी आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपका पेट हमेशा ख़राब होगा।
हमारे देश में उल्टा बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना पेट की गैस दिमाग में चढ़ गई है, ये बहुत कॉमन बोला जाता है। होता उल्टा है, वो होता है सीएनएस की चीज़ है जो कि आपका फिजिकली मैनिफेस्ट कर रही होती है। तो ये बिल्कुल है। आप अगर आप किसी जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेरे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पेशेंट्स आते हैं, तो मैं जो पर्चा देखता हूँ उनका, तो उसमें 50% पर्चों में एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दवाई लिखी हुई होती है। अब समस्या क्या है कि अगर आप एक पेशेंट से बोलेंगे कि आपकी पेट की दिक्कत साइकोलॉजिकल है, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कई बार कि यार आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा सही में पेट खराब है। और अब डॉक्टर क्या करते हैं कि वो फिर खुद ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जब साइकेट्री ट्रीट करेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाली बीमारियाँ ठीक करनी आती हैं, पर उतनी अच्छी तो नहीं आती इतनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आती है। सिमिलरली वो उतना अच्छे से नहीं कर पाते। बट ये बहुत ना सब कुछ मिशमैश हो चुका है कि फिजिकल डॉक्टर के पास जाएँ, कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। बट जैसे कि आप बोल रहे हैं जुड़ा हुआ सब कुछ है, तो सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। Holistic. जैसे अब मैम साइकोलॉजिस्ट है, हम साइकेट्रिस्ट हैं, है ना। अगर किसी पेशेंट को हमें ठीक करना है तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिल के ट्रीट करें। दैट इज़ द होलिस्टिक ट्रीटमेंट पार्ट। आप शायद बीमारी की बात कर रहे हैं, बट मैं ट्रीटमेंट पार्ट की बात कर रहा हूँ। बट वो ट्रीटमेंट वैसे ही काम करता है क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों से जुड़ के आया हुआ होता है। उसको ठीक भी वैसे ही किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर उपासना। हम ऑडियंस से क्वेश्चन लेते हैं और एक सवाल हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी का। मेरे बहुत सारे सवाल हैं भाई साहब। सर आप बहुत फेमस हैं हमारी फील्ड में। आपका वो जो वीडियो था प्रैक्टिशनर हैं, है ना, तो वो सारे मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने खूब खुश होकर आगे फॉरवर्ड किया था। जब छोटे थे तो डांट पड़ती थी घर पर कि पाँव मत हिलाया करो, ऐब होता है। बड़ा हो गया हूँ, पहले मम्मी डांटती थी, अभी पत्नी डांटती है सेम वजह से कि बैठे बैठे बात करते करते पाँव क्यों हिलाते हो। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इससे प्रॉब्लम क्या है। भाई मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कॉन्शियसली आई एम नॉट मूविंग माई लेग, तो वाई इज इट प्रॉब्लमेटिक? नहीं सर देखिए, प्रॉब्लमेटिक नहीं है अनटिल अनलेस आपका जब पाँव हिलाना अगर नींद के पहले आ जाए। एक बीमारी होती है इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, राइट। तो कई बार क्या होता है, आप बेड पे गए और आपको थोड़ा सा क्रॉलिंग सा सेंसेशन हो रहा है जिसको मूव करके आपको बेटर लग रहा है, तो उसमें स्लीप की डिस्टर्बेंस आ सकती है। कुछ बीमारियों में क्या होता है कि आप तो आराम से सो रहे हैं लेकिन आपका शरीर हिल रहा है और आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, तो आप तो सुबह उठ गए आराम से, बट पत्नी की नींद खराब हो गई, इसीलिए वो आपको बोलती हैं सर। नहीं, ये जागृत में बोला जाता है, जैसे बैठे बात कर रहे हैं। हाँ, If she's sitting on a chair and I'm sitting on another chair and if I'm moving my legs like this, Right. so like पाँव मत हिलाओ। सर देखिए, हाँ अगेन साइकेट्री में ना कहाँ तक वो नॉर्मल है और वो कहाँ से अब नॉर्मल हो रहा है, वो लाइन बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होती है। तो कुछ जैसे मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ 20 मिनट से, हम तो साइकेट्रिस्ट हम ऑब्जर्व करते रहते हैं सर बैठ के, तो मुझे तो आप नॉर्मल दिख रहे हैं, मुझे आपका पाँव हिलाना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो आप वाइफ से बोल सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट ने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। दूसरा, हमारे प्रोफेशन में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व होता है और कन्वर्सेशन बहुत इन्वॉल्व होता है। आई हैव दिस, आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल इट वियर्ड हैबिट, कि अगर मेरे पास पेन या पेंसिल नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा फिजिटी हो जाता हूँ। मतलब अभी ये पेंसिल पीछे रखा तो मैंने उठा लिया, अभी इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आई नीड अ पेन और पेंसिल, वो मेरी जेब में लगा हो, मेरे हाथ में पेंसिल हो, आई फील मोर एश्योर्ड। व्हाट इज इट? सर जवाब देने से पहले मैं एक और बात बोलूँगा। मैं नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ सर, तो जर्नलिस्ट मैं बहुत देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, फेमस लोग, ऑफकोर्स नाम ही लूँगा। और आप लोगों का प्रोफेशन मुझे लगता है बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में है मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि जिस प्रकार का काम आप लोग दिन भर करते हैं बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने ऐसे कई लोग बहुत अच्छे जर्नलिस्ट देखे थे जिनका कहना था कि ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि खुद को थोड़ा सा परेशान करती हैं। तो जर्नलिज्म का प्रोफेशन जो है मेंटल हेल्थ के लेवल पे के हिसाब से थोड़ा सा परेशानी में इस टाइम मुझे लगता है, तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, मेरी एक सलाह है। और सेकंड चीज़ देखिए, जहाँ तक आप पेन पेंसिल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप किसी लेवल पे ऐसा चाहते होंगे कि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। मे बी अब देखिए मैम आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगी तो हमें मिल जाएगा कि आप कितना क्या पर्सनैलिटी है आपकी। हो सकता है थोड़ा क्लस्टर सी पर्सनैलिटी हो, थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ नहीं होना चाहते हो, आप चाहते हो सब कुछ कंट्रोल में रहें, इसलिए आप करते होंगे ऐसा। बट अगेन सर कुछ इसमें ना कुछ बीमारी नहीं है। मतलब देखिए जैसे हर इंसान का शक्ल अलग, किसी की नाक लंबी, किसी की छोटी, किसी का रंग गोरा, किसी का कम सांवला, वैसे ही ये सब चीज़ें, किसी की कोई हैबिट, किसी की कोई हैबिट, मैक्सिमम चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं। मैम इस पर बेटर बोल पाएंगी। सर आपने जो पहली बात बताई पैर हिलाने वाली, और उसके बाद कि हाथ में कुछ होना चाहिए, और सर ने भी थोड़ा सा उस पर
वर्णन ज़रूर करा है कि अगर हम पर्सनालिटी रीड करते हैं तो जो क्राइटेरियन सी की बात सर कर रहे हैं उसमें ये है कि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहते हैं। शायद बहुत रेसिंग थॉट्स हैं दिमाग में जो इतनी हैं कि वो कहीं ना कहीं शरीर में आपके बहुत एनर्जी आ जाती है और उसको डिसिपेट हो जाती है वो अनकॉन्शियसली पैर हिलाकर ऐसे। एंड अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है, दैट श्योरिटी कि मैं कुछ मिस नहीं कर दूं, दैट वरी दैट सो मेनी थॉट्स पुटिंग देम एक जगह पर वो मेरे साथ सीमित रहे, वो सिक्योरिटी कि आई कैन हैव एवरीथिंग ऑल टुगेदर, आई थिंक वो ट्रेट्स हैं। और वो ट्रेट्स अगेन जैसे सर ने कहा कि ट्रेट्स हम सब में होते हैं, बट वो नॉर्मल या नॉर्मल नहीं है, कितने ज़्यादा हैं, कितनी आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, कितने आपके प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर वो इंटरफेरेंस आ रही है तो दिक्कत है, तो शायद इलाज चाहिए, पर इंटरफेरेंस नहीं आ रही है, आपको हेल्प कर रहा है, तो आपके सक्सेस में ही ऐड कर रहा है बेसिकली। एक और प्लीज। यू आर वेरी राइट डॉक्टर त्रिपाठी, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी लोनली आउट देयर। करोड़ों लोग आपको देखते हैं, अच्छा बुरा लिखते हैं, पर आपका दिन कैसे शुरू होता है? यू वेक अप, ट्विटर पर कुछ लिखा जा रहा है आपके बारे में, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख रहा है, कोई अननोन आपको मैसेज कर रहा है, एंड आप अकेले उससे जूझ रहे हैं। आपका स्टारडम, आपकी कथित ताकत, आपके एक्सप्रेशंस कुछ काम नहीं आते हैं वहाँ पे। एंड व्हेन यू आर इन डिजिटल, व्हेन यू आर डीलिंग विद इट एवरी सेकेंड, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। How should we deal with it? Because I want to confess that it troubles all of us. Person standing behind the camera, person managing the backroom operation, person sitting there, person asking it. It's troubling all of us. सर मैं एक बात बोलूँगा, देखिए हर समस्या का पूरा सॉल्यूशन तो नहीं होता, बट आप लोग जो करते हैं वो थोड़ा सा सुपर ह्यूमन करते हैं। जैसे मेरे कई सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों को जानता हूँ, ललन टॉप में भी जानता हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि किस टाइप की ट्रोलिंग होती है। और जब आप फीमेल जर्नलिस्ट को देखते हैं, जैसे प्रतीक्षा हैं, आप जानते होंगे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, अभी भी हैं, प्रतीक्षा पांडे। तो प्रतीक्षा का मैं सीरियल देखता था, ऑड नारी करके आता था, तो उसके अंदर जो नीचे कमेंट्स होते थे उनको पढ़ के मुझे गुस्सा आ जाता था। तो प्रतीक्षा के मन में क्या जाता होगा, और इट्स नॉट अबाउट प्रतीक्षा, इट्स अबाउट एवरीबडी, राइट। तो आप लोग जो करते हैं उसका आपके मेंटल हेल्थ पे ज़ीरो इम्पैक्ट पड़े तो बहुत मुश्किल है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आइसोलेशन, राइट। अगर आप उस कमेंट को देखें ही ना, जो कि एक अपने आप में मुश्किल चीज़ है कि आप उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो एक आप थोड़ा एक लेवल पे आप उससे अपने आप को वो करते हैं, इंसुलेट करते हैं। सेकंड चीज़ मेरे ख्याल से, अगर आप अपने आप को एक जवाब दे पाएँ कि ये जो कमेंट ट्रोलिंग का आया है ये आपके लिए एज अ पर्सन नहीं आया है, आपकी विचारधारा के लिए आया है। मतलब लोग आपको क्यों ख़राब बोलते हैं, राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वालों को बोलते हैं, लेफ्ट विंग वाले राइट विंग वालों को, देखिए गाली तो सब खा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द विचारधारा क्या है। तो ये हम कई बार समझाते हैं लोगों को सेशंस में कि आपको ये बात, आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा उस अब्यूज़ से, कि अब्यूज़ किसकी तरफ डायरेक्टेड है। वो एज अ पर्सन किसी इंसान की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो एक थॉट प्रोसेस है, विचारधारा की तरफ डायरेक्टेड है। तो जब आप अपने आप उसमें एक बीच में बैरियर ले आते हैं तो आप अपने ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। जैसे मैं एक और बात बोलता हूँ, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम भी दिन भर गाली खा रहे हैं सोशल मीडिया पे ना, कि तुम फार्मा कंपनी से पैसे खाते हो, तुम मिले हुए हो, तुम लोग बर्बाद कर देते हो लोगों को, इस टाइप की बातें आती हैं। अब हमारे वीडियोस के नीचे भी कई बार आ जाती हैं इस टाइप की चीज़ें। तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि यार देखिए, हो सकता है इस व्यक्ति के साथ सही में कुछ ख़राब हुआ हो और उसको यहाँ पे एक मौका मिल गया मुझे बोलने का, तो उसने वो बोल दिया, बट वो कमेंट मेरे लिए पर्टिकुलरली नहीं है, वो डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के लिए कमेंट नहीं है, वो एक उस फील्ड के लिए कमेंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो दैट गिव्स मी सम अमाउंट ऑफ कामनेस, प्रोबेबली आप भी उसको इस्तेमाल करिए। और एक बस ये लास्ट है, पक्का लास्ट। हम लोग लंबे जवाब देते हैं सर, देखिए साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है। ये मैं शुरू से मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा, बट दिस इज ऑफ टू मच इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट। एक मेरी बड़ी, मुझे पता है खराब आदत है, पर शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मतलब छुट्टी का दिन है, मुझे एक किताब पूरी पढ़ के ख़त्म करनी है, मुझे कुछ फिल्में भी देखनी है, मुझे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना है, मुझे कुछ दोस्तों से भी बात करनी है, मुझे कुक भी करना है, मुझे वर्कआउट भी करना है। एंड बाय द टाइम आई फिनिश माई डे, इसमें मैं कुछ चीज़ें कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन दैट शेयर जॉय कि कुछ तो कर लिया। इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेता हूँ जो पूरी कभी नहीं हो पाती है, और अपने आप को लगातार ये बोलता हूँ कि नहीं, the kind of work I am doing, I have to read a lot, I have to watch a lot, I have to listen a lot. How should I deal with it?
ये आई थिंक सबकी दिक्कत है आज की डेट में, इतना सब कुछ है। आई थिंक हम लोग इतना एक्सपोज्ड हैं, आप क्योंकि इस एक्सपोजर के करता धरता हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, आप इतना सब कुछ देने को है। मैं अभी देख रही थी, आप आज ही में आपने वो परफेक्ट 10 किताब भी पढ़ी हुई थी, आप तनाया मैम के साथ भी उनकी किताब के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, आप और कितने मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वह इतना सब कुछ है जब पढ़ने को, देखने को, करने को, तो एक वो रेस्टलेसनेस आपके माइंड में, एक चीज़ करी उसको ब्रेक करा, दूसरी चीज़ करी ब्रेक करा, तीसरी करी ब्रेक करा, वो आपके मन में, एंड उसी की वजह से वो रिलेटेड सिम्टम्स, राइट, सब कुछ जो आप फील करते हैं शायद। तो वो जो इतना सब कुछ है और उससे मैं शांति कैसे पाऊँ, आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट, करना बहुत कुछ है, होता सब कुछ पूरा नहीं है, बट ये जो टू डू लिस्ट बना के जितनी कंप्लीट करते हैं उसमें जो कंटेंटमेंट है, अगर उसको दिन के एंड में 5 मिनट वो ग्रैटिट्यूड अगर आप अपने लिए एक्सप्रेस कर ले कि मैंने ये सब कर लिया वर्सेस क्या छूट गया, यू विल हैव अ बेटर स्लीप एट नाइट। सर एक इसमें ऐड कर दूं, मैम अच्छा बताएंगी, एक हिडोनिक ट्रेडमिल करके एक शब्द बोला जाता है, मैम को अच्छा पता होगा मुझसे, बट हिडोनिक ट्रेडमिल, हिडोनिज्म मतलब लुकिंग फॉर समथिंग, सम प्लेजर। तो हिडोनिक ट्रेडमिल मतलब आप उस ट्रेडमिल पर भागे जा रहे हैं और उस प्लेजर को ढूंढे जा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि जो जो मिलता जाएगा वो यूजुअल होता जाएगा, जो रह गया वो रह गया, है ना। यही सर समस्या, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबकी यही समस्या है कि जैसे मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, ये समस्या सर हमारी भी है वैसे। बाय द वे, मैं जब छोटा था, मेरा एम्स में कुछ दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं शालीमार बाग से एम्स जाता था, मुद्रिका एक बस चलती थी, पता नहीं अब चलती नहीं चलती, तो हम बस में बैठ के आते थे, बहुत नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं। तो मैं मुद्रिका में जब बैठ के आता था, जब हयात होटल के सामने से हम गुजरते थे, तो मेरा बचपन का एक ही सपना था कि इतना पैसा हो कि इस होटल में खाना खा सकूँ। उतना ही सपना था। छोटे घरों से अब आते हैं, आपके सपने बहुत बड़े नहीं होते हैं, और वो सपना तो बहुत पहले ख़त्म हो गया। तो अब किया क्या जाए जीवन में। तो जब जीवन में किया जाए वाला जो वैक्यूम आता है, तो हम वो सब करते हैं जो हम सब कर रहे हैं। हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हम कोर्सेज बनाते हैं, हम किताबें लिखते हैं। तो आप भागते जाएंगे, आप भागते जाएंगे। अगर ये रियलाइजेशन आ जाए कि इसका कुछ अंत नहीं है और ये जर्नी में ही मज़ा है, तो एक लेवल पे संतुष्टि मिल जाती है कि यार ठीक है, करो जो करना है करो, बट कहीं जाके आप रुक नहीं जाओगे। ये बात अगर क्लैरिटी आ जाए तो दैट गिव्स यू सम पीस ऑफ माइंड। सो यदि ये बात आपको भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड है तो आप इसको यूज़ करें। ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। और वन एक सवाल है मेरा। पहले तो आप दोनों को शुभकामनाएं कि इस टॉपिक पे इतनी चर्चा हो रही है। आई थिंक दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन विच वी हैड। तो एक चीज़ तो दिखती है कि मेंटल हेल्थ को लेके सब हम लोग कंसर्न हैं, और जितनी ज़्यादा बात करेंगे, जैसे आपने भी बोला डॉक्टर उपासना के, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो एज अ पेरेंट मेरा एक सवाल है कि कौन से ऐसे साइंस हैं जो आप नोटिस करें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर किड, राइट। सो और किस तरह से उसको प्रोब किया जाए कि ऐसा ना लगे कि मतलब इफ़ योर किड इज़ अ टीनेज किड, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑन एवरी क्वेश्चन। तो कैसा आपको कौन से ऐसे साइंस हैं जिनको देखना चाहिए केयरफुली कि बॉस ये थोड़ा उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं कि वेयर दे हैव सम काइंड ऑफ अ डिप्रेशन और एग्जाइटी इश्यूज। तो ये मेरा आप लोगों से सवाल है। सर, बच्चों में अगर आप कभी भी देखते हैं कि कुछ उनके बिहेवियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है, कई बार टीनेजर्स के साथ देखा जाता है, क्योंकि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ में, एक नए बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो प्रॉबेबली आइसोलेट हो जाएंगे फैमिली से, थोड़ा ज़्यादा पियर्स के साथ होंगे। सो एज अ पेरेंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे के साथ ना कनेक्ट किसी भी कारण से तोड़े ना, और उनसे हमेशा बात करते रहे। तो आपने जब भी देखा है कि अगर वो बहुत आइसोलेट हो रहे हैं, पहले से कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, हर बात पे स्नैप करे जा रहे हैं, उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल फ्रेंड सर्कल जिनके साथ वो घूमते फिरते थे, जिनके फ़ोन बड़े आते थे, उनसे बात नहीं हो रही है, तो एज अ पेरेंट आपको शायद देखना शुरू कर देना चाहिए। तो साइंस
क्या होता है, वजाइना क्या होता है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल से अबे तू साइड में जाते, को बताया किसने इस बारे में, राइट. तो द एबिलिटी टू हैव दैट कॉन्वर्जेशन, अगर मैं उसके साथ वो कॉन्वर्जेशन कर पाई, उससे वो बात कर पाई, उसको बता पाई, मुझे पता है नेक्स्ट टाइम अगर उससे कुछ पूछना है तो उसको डर नहीं लगेगा कि डांट पड़ जाएगी. अक्सर बच्चे बात करना बंद कर देते हैं 13 साल की उम्र में, इसलिए नहीं क्योंकि वो बात करना बंद कर देते हैं, उनके यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है, वो इसलिए क्योंकि उससे पहले 13 साल उनको इतनी डांट फटकार पड़े हो, साइड हो, बात मत करो, टाइम नहीं है, हो जाता है कि 13 साल की उम्र में फिर वो दे डोंट वांट यू टू बी now coming and asking questions. So maintain that, and if they are already 13, we can always have a new start. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उपासना, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण. और टाइम ख़त्म हो चुका है, हम बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने ऑडियंस से. आप हमें लिख सकते हैं, सेहत लगातार आता है. और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर उपासना ने कहा, ग्रैटिट्यूड. सो राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. आई फील एब्सोल्युटली, ये जो कंटेनमेंट की बात उन्होंने कही आफ्टर डूइंग दिस सेशन. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच. And before we end this session, I want to make a formal announcement as the editor of Lallan Top कि हम लोग मेंटल हेल्थ पर वीकली प्रोग्राम फिर से शुरू करेंगे, जिसमें आप सब लोगों के सवाल, जो भी देश में दुनिया में ललन टॉप को देखते हैं और उस पर यकीन करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट. बहुत ज़रूरी है सारी झिझक, सारी शर्म और सारी दुश्वारियों को पीछे छोड़कर सबसे पहले हिम्मत जुटाकर बात करना, खुद से एक्नॉलेज करना और फिर टू आस्क फॉर हेल्प. अगर आप में से किसी को भी लगता है कि वो अपनी जर्नी में, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशन में अकेले हैं, प्लीज़ रीच आउट टू योर कलीग्स, टू योर फ्रेंड्स, टू द डॉक्टर्स, टू द एक्सपर्ट्स. बट यू मस्ट स्पीक. बोलना बहुत ज़रूरी है. और संवाद की परंपरा को लेकर लल्लन टॉप बार बार दावे करता है, इसलिए हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सार्वजनिक रूप से न सिर्फ इसके बारे में बात करें, हमने, गौरव ने बात की, दिव्यांशी ने बात की, बल्कि इस सिलसिले को सिर्फ एक कॉन्क्लेव तक सीमित न रखें. इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग मेंटल हेल्थ पर अब लगातार प्रोग्राम करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर उपासना, थैंक यू.